नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूं। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बतला रहे हैं स्पेशल इफेक्ट मास्टर नीरज मिश्रा जी। हाय। हर हर महादेव। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं नीरज मिश्रा जौनपुर से। जौनपुर इसलिए मैंने कहा क्योंकि जौनपुर जो है वो मेरी जन्मभूमि है, मेरी पैदाइश वहीं की है। जौनपुर मतलब उत्तर प्रदेश। और मेरी जो कर्मभूमि है वो मुंबई महाराष्ट्र। मेरी जो पैदाइश है ना वो जौनपुर में हुई, तो मैं पहले बता भी चुका हूं आप लोगों को। और उस वक्त मैंने पापा का जो बिजनेस था वो था एक उस वक्त बहुत फेमस एक रेडियो आता था, मर्फी रेडियो। बहुत फेमस था वो, क्योंकि उस वक्त में टीवी थी नहीं, मोबाइल था नहीं, इंटरटेनमेंट तब समझिए कोई भी उसका कोई भी साधन नहीं था, सिर्फ एक रेडियो ही था। और लोग जो मेरी उम्र के होंगे या मुझसे पहले की उम्र के लोग होंगे उनको शायद ये अच्छी तरह से पता होगा। रेडियो का मतलब अपने आप में बहुत डिमांड था, शायद मोबाइल का डिमांड है उससे रेडियो का था। मतलब कि लोग शादियों में रेडियो चाहिए, अगर रेडियो नहीं मिला तो हम शादी नहीं करेंगे भाई, ये चक्कर था हमारे। यूपी की बात बता रहा हूं, बाकी तो मुझे पता नहीं होगा। उस वक्त बाद रेडियो का ये जमाना था उस वक्त। तो पापा की दुकान थी मर्फी करके रेडियो की, और मेरी पैदाइश वहीं पर हुई। मेरी बड़ी बहन भी वहीं पे पैदा हुई है। बाकी जो मेरी छोटी बहन और मेरे छोटे भाई, हम लोग टोटल 2 भाई और 2 बहन है। तो जो मेरी छोटी बहन और जो छोटा भाई है वो बॉम्बे में पैदा हुए हैं। तो 71 या 72 की शायद मेरे ख्याल से बात होगी कि मेरे जो दादा थे ना वो बॉम्बे में रहते थे, और उनका यहाँ पर कुछ फ्लोर मिल्स की बिजनेस थी, और कुछ वो छोटा मोटा उनका इंटरेस्ट पे ब्याज पे पैसा देना लोगों को। तो सडनली वो एक्सपायर कर गए। तो मजबूरन जो है ना पापा को मुंबई आना पड़ा। अब यहाँ पर आए, फिर स्ट्रगल शुरू किए। अब वो क्या स्ट्रगल किए, कैसे हमको खुद को सरवाइव किए, हमको सरवाइव किए, क्योंकि काफ़ी नीचे से वो उठे थे। कुछ नॉलेज नहीं था, कौन सी लोकल ट्रेन कहाँ जाती है, कौन सी बस कहाँ जाती है, कुछ उनको पता नहीं था। और मैंने ज़्यादा डिटेल पूछा भी नहीं उनसे, क्योंकि मेरी पूछने की हिम्मत उनसे नहीं है, आज भी नहीं है। आज मैं खुद एक 2 बच्चों का बाप हूँ। मेरा लड़का जो है आज वो इंजीनियरिंग कर चुका है, लड़की मेरी 10th में है। आज मैं भी अप्रॉक्सीमेटली समझ लो कि 50 के आसपास हूँ, लेकिन आज भी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके सामने खड़ा हो जाऊँ या उनसे मैं बात कर लूँ। अब उसको आप रिस्पेक्ट समझिए या जो भी है, लेकिन मतलब डैडी बारे में क्या बोलूँ, मतलब वो माइंड ब्लोइंग, मेरे शब्द नहीं है उनके बारे में बोलने के लिए। तो इस तरह से हमारी जो परवरिश हुई, मुझे आज भी याद है। एक पापा ने एक वर्ड बोला था कि बेटा जब तक तुम्हारी मुट्ठी बंद है ना तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। तो वो मुट्ठी को कभी भी खुलने मत दो, कभी मत खुलने दो। और आपका मतलब उन्होंने एक चीज और भी बोली मुझे कि सपोज अगर आप महीने के 10,000 कमा रहे हो, एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं, आज तो 10,000 की कोई वैल्यू भी नहीं है, 10,000 कमा रहे हो, तो आप अपने आप को, अपनी फैमिली को आप 2 से 2,500 के बीच में सर्वाइव करो। क्यों? कल की डेट में अगर आप 10,000 से 5,000 पे आ गए तो भी जो आपका एक स्टेटस है, जो आपका लेवल है, जो आपका रनिंग प्लेटफॉर्म है, आपका उतने पे मैनेज रहेगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप भैया आपकी कमाई 10,000 से 5 पे आ गए हो। तो कभी भी ये चीजें मत करिए। ये मेरे पापा की वर्डिंग थी जो मैं आज भी याद रखता हूं कि 10,000 है तो अपने को 2-2,500 में रखो। कल उठ के अगर 5,000 आ गया तो भी तो आप 2-2,500 में सर्वाइव कर लोगे। तो ये उनका था, उनकी वो सोच थी, वो सोच भी मैं लेके चलता हूँ। बाकी मेरा स्कूल जो है वो पारला में BL ओरिया स्कूल है, हिंदी स्कूल है, काफ़ी फेमस है, BL ओरिया हाई स्कूल। उसमें मैंने वहाँ तक 10th तक मैंने पढ़ाई की। और मुझे आज भी याद है कि अभी शायद बहुतों को पता नहीं होगा, और मैं बताता हूँ कि शायद मेरे अपने लोगों को पता नहीं होगा, जो हमारे रिलेटिव्स होंगे या हमारे जो रिश्तेदार होंगे ना, उनको भी नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि पापा ने जो बात की थी मुट्ठी वाली, जो 10,000 वाली बात, तो हमने कभी चीज़ को बाहर नहीं होने दिया। तो मुझे आज भी वो याद है कि
7 तक तो हम लोग हाफ पैंट में स्कूल जाते थे। फिर 8th, 9th और 10th ये 3 जो क्लास होती थी ना, उसमें हम आ जाते थे फुल पैंट पे। तो 8th में जो पैंट मैंने पहना स्कूल का जो यूनिफॉर्म, वही पैंट हमने 9th में पहना, हमने 10th में पहना। अब बेचारा पैंट है, कोई लोखंड तो है नहीं, तो घस गया। 10th आते आते वो पैंट मेरा घस चुका था पीछे से, बैक से। तो मम्मी ने क्या किया, अब पैसे थे नहीं कि दूसरा पैंट सिलाया जाए, तो मम्मी ने क्या किया कि उस वक्त में कपड़े के स्टिकर आते थे। अब पता नहीं आज भी आता है कि नहीं आता है, मुझे पता नहीं, आजकल के बच्चे तो काफ़ी एडवांस हो गए हैं, तो मैं इस बारे में नहीं बोल सकता हूँ। तो मम्मी ने क्या किया कि वो कपड़े का जो स्टिकर है ना, वो मेरे पीछे बैक साइड में उसको सील दिया। और स्कूल का जो बैग है ना, वो मैं पूरा पीछे बैग तक लटका के चलता था, ताकि पीछे वालों को दिखे नहीं कि मेरी पैंट फटी हुई है, उस पर स्टिकर लगा हुआ है। और मेरे जो क्लासरूम था, उस क्लासरूम में मैं लास्ट बेंच पे बैठता था, ताकि अगर कोई टीचर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे और मैं उसका आंसर दूं खड़े होके, तो मेरे पीछे जो लोग बैठे हैं ना, उनको दिखे नहीं कि मैंने क्या पहना हुआ है। तो ये हिसाब से मेरा स्ट्रगल हुआ। ठीक है, स्ट्रगल होता है, बिना स्ट्रगल के जिंदगी जीने का मजा भी नहीं आता। जिंदगी जीनी है तो उसमें उतार चढ़ाव होना ही चाहिए। अगर उतार चढ़ाव नहीं है तो जिंदगी जीने का मतलब मजा ही नहीं आएगा। ये है मेरी फैमिली लाइफ। BSc तक मैंने पढ़ा, मतलब मेरा 10th तो समझ लीजिए कि BL लोहिया में था। उसके बाद मैंने 11th और 12th मैंने किया IY कॉलेज से, जो जोगेश्वरी में ही है। उसके बाद की जो पढ़ाई है वो मेरे जहाँ मैं रहता हूँ, अभी भी रहता हूँ, अंधेरी में, उसके पीछे MBLU कॉलेज है, चेन्नई कॉलेज, वहाँ पर मैंने BSc कंप्लीट की थी। उसके बाद BSc कंप्लीट करने के बाद में फिर मुझे लगा कि अभी क्या किया जाए, क्योंकि BSc करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, अब इतना आपके पास पैसे भी तो नहीं है। दूसरा बात कि मेरा छोटा भाई जो है वो इंजीनियरिंग करने लगा था, तो थोड़ा सा पैसे पापा के वहाँ जाने शुरू हो गए थे। तब थोड़ा सा मैं भी जब बड़ा हो गया तो मैं भी थोड़ा सा एक दिमाग में आता ना कि चलो यार थोड़ा सा पापा के भी हेल्प की जाए, उनसे कंधे से कंधा मिलाया जाए, ताकि मेरे बाद के जो भाई और बहन है वो कम से कम, हम तो नहीं पढ़ पाए तो कम से कम वो तो पढ़ लें। तो मुझे याद है जहाँ तक कि मैंने सबसे पहले मैंने जॉब किया था, एक ब्रेड की कंपनी थी वंडरलॉफ, शायद अभी आता है कि यहाँ तो पता नहीं, जैसे ब्रिटानिया और विप्स होते हैं वैसे एक वंडरलॉफ कंपनी थी ब्रेड की, उसमें मैंने जॉब किया। जॉब करने के बाद लेकिन फिर मुझे वो चीज़ जमी नहीं वहाँ पर। फिर मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे मिलाया, TPH ट्रैवल्स करके है, नीता ट्रैवल्स आज की डेट में एक बहुत फेमस कंपनी है टूर्स एंड ट्रैवल्स की, उसके साथ में कंबाइन में नीता TPH लिखा हुआ बस पे आता था उस वक्त में, अब नहीं आता है। तो उस TPH की जो ऑफिस थी वो सैंटा क्रूज में थी, तो मैंने वहाँ पर एज अ पिकअप मैन शुरू किया काम मेरा। पिकअप मैन मतलब क्या समझ सकते हो, जैसे आप लोग में से बहुत लोग शिरडी या गोवा या महाबलेश्वर जाते हैं तो एक बंदा आता है, चार्ट देखता है और नाम पढ़ता है, फिर आपको सीट बोलता है भाई आप उस सीट पे बैठो, तो वो मेरा काम था। कब की बात है ये बात होगी अंदाजन मैं बता रहा हूँ 93 या 94 की बात होगी। तो उस वक्त एक्चुअली में पिकअप मैन भी क्या था ना कि मेरा एक्चुअली में मुझे शिरडी गोवा उनकी क्या 3-4 सर्विसेज थी, उसमें एक सर्विस थी उनकी एसएल वर्ड की। तो वो एसएल वर्ड की जो बस थी ना वो निकलती थी आपके गेटवे ऑफ इंडिया से, और वहां से पूरा वर्ली और दादर और सायन होते हुए, वो भाईंदर होते हुए, उत्तन होते हुए एसएल वर्ड जाती थी। तो उस बस का मैं पिकअप करता था, ये था उस वक्त में। फिर समझ लीजिए कि 8-9 साल मैंने वहां पर नौकरी किया, लेकिन एक चीज उस नौकरी पे मैंने सीखा, नौकरी करने पे, कि लोगों से कैसे बातें की जाती है, एक सामने वाले को आप अगर रिस्पेक्ट देते हो तो सामने कैसे रिस्पेक्ट देता है आपको, वो चीज़ें मैंने सीखी। दूसरा मैं सबसे बड़ा यही चीज़ सीखा कि सामने वाले को किस तरह से आपको कन्विंस करना है। अगर वो बंदा सपोज आपको महाबलेश्वर की टिकट लेने आया कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ को महाबलेश्वर की टिकट चाहिए, तो आप उसको कैसे होटल की बुकिंग दे दोगे, वो गट्स आप में होना चाहिए।
वो कन्वर्सेशन आप में होना चाहिए। तो मैंने वो चीज़ सीखी वहाँ पर, जो मुझे बात की, जो मेरा फील्ड है, मैं भी आऊँगा उस फील्ड पे, उस फील्ड पे मुझे बहुत काम आया। और दूसरी बात कि मैंने वहाँ पर ये भी चीज़ सीखी कि भाई ना कोई छोटा ना बड़ा, जो भी है सब अपने ही लोग हैं। एक खाली हम लोग के मन में है कि भाई ये छोटा है तो ये बड़ा है तो ये ऐसा है वैसा है, वो सब कुछ नहीं है भाई। जो है बस हमारा मन है, हमारा दिल है। हम जिसको छोटा समझते हैं वो छोटा है, हम जिसको समझते हैं बड़ा वो बड़ा है। ये मैं समझता हूँ। हाँ, ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया आप लोगों को। ये 93 94 की बात होगी। उस वक्त में मेरी सैलरी सुन के आप लोग हंसोगे, 500 रुपये थी, 500, मतलब उसको वैल्यू नहीं थी उसकी उस पर। लेकिन मेरे दिल में क्या था ना, दिमाग में कि चलिए ठीक है, जो भी मिल रहा है, पैसा मायने नहीं रखता है। मैंने पैसे की वैल्यू ना उस वक्त की थी ना आज की है। पैसे के लिए मैंने कभी रिलेशन नहीं बिगाड़ा, या ना पैसे के लिए ना कभी मैंने किसी को परेशान किया होगा। आज इंडस्ट्री में मैं बहुत काम करता हूँ, लोगों को पता है। मैं आऊँगा उस टॉपिक के बाद में, ये तो निकल गया मुझसे मेरे। लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि नहीं चलो ठीक है, अपने को कुछ तो सीखने को मिलेगा, कोई नया फील्ड मिलेगा। तो 500 रुपये मेरी उस पर सैलरी थी। और मैंने जो टीपीएस ट्रैवल है वो छोड़ा है 2003 में, शायद मैंने छोड़ा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं थी, 2003 या 4 होगी। उस वक्त मैंने ये ट्रैवल छोड़ा। उस वक्त में मेरी सैलरी थी 5000 रुपीज़ 2004 में। सोचिए 5000 मतलब कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन ठीक है, मेरे लिए, मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ कि पैसे वैल्यू नहीं थी, जो सीखना, वो सीखना मेरे लिए वैल्यू थी। आज मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वहीं से मैंने आज सीखा। आज जो मैं हूँ उसमें आप 70% आप बोल सकते हो कि मैं टीपीएस के थ्रू ही हूँ, क्योंकि मेरा बोलते हैं ना क्लास, एक लर्निंग आपकी जो होती है ना, लर्निंग आपका जो सीखना होता है ना, वो मेरे सीखना वहीं से हुआ। 2004 में मैंने वो ट्रैवल लाइन मेरा छोड़ा, टीपीएस ट्रैवल। मेरे दिमाग में चीज़ आई कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो किसी और के लिए कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं अपने लिए की जाए। अपने बात के जो बच्चे हैं, मेरा जो बच्चा हो या हमारे जो भी अपने फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। आज मैं कोई भी चीज़ स्टैंड करूँगा तो उनको काम ही आएगा वो, तो मैंने छोड़ दिया। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था कि जब पापा बॉम्बे आए थे तो उस वक्त में उनके पास में खुद की रिवॉल्वर थी। और जैसा आप लोगों को पता ही है कि यूपी वाले लोगों के पास तो, हर यूपी वालों घरों में आपको बंदूक तो मिल ही जाएगी। अब वो लाइसेंसी है बगैर लाइसेंसी है, ये मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता आप लोगों के सामने, फिर भी मेरी लाइसेंसी थी। हाँ, तो पापा के पास तो गन थी, और हमारे सर्कल में से मेरे मामा है, मेरे नाना थे, ऐसे 4-5 और गन्स थी। तो उस वक्त में इंडस्ट्री में ना ये रियल गन्स ही चलती थी उस वक्त। आज की डेट में डमीज आ गई हैं, उस वक्त में रियल चलती थी। तो पापा से लोग गन लेके जाया करते थे शूटिंग में। पापा भी कभी शूटिंग में चला जाते थे गन लेकर के। फिर हमारी एसोसिएशन बनी जिसका नाम है मूवी एक्शन डमी इफेक्ट एसोसिएशन, माडिया, MADEA, जिसके अंदर में आपके जितने भी गन्स हैं, ब्लास्टिंग है, इफेक्ट्स है, गाड़ियाँ ब्लास्ट होना, घर ब्लास्ट करना, कैनन बोलते हैं उसको, कैनन होना, हैंगिंग हार्नेस जिसको बोलते हैं, जो बहुतों को शायद नहीं पता होगा, लोग फिल्में देखते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हनुमान जी उड़ रहे हैं तो शंकर जी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हार्नेस से होता है, केबल हार्नेस से होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे एसोसिएशन में आती है। तो उन्होंने तो 93 के आसपास शायद मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि MADA जो हमारी एसोसिएशन बनी, तो उसमें पापा ने मेरा कार्ड बनवा दिया था। लेकिन मैं खाली, उन्होंने कार्ड मेरा बना दिया था, बाकी मैं कभी शूटिंग करने गया ही नहीं। अब वो क्या था, क्या रीज़न था, या तो शायद ये हो सकता है कि मैं पापा को बोल नहीं पाया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आज भी हिम्मत नहीं मेरी कि मैं इस लाइन में जाऊँगा, मैं बोल ही नहीं पाया, तो मैं अपना अलग ही लग रहा। तो जब थोड़ा सा मैच्योर हुआ, तो जब मैच्योर होता है, बोलते हैं ना, जब बुढ़ापा आता है तो दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलता है, तो वही चीज़ें हुई मेरे साथ भी।
तो मैंने फिर सडनली टीपीए छोड़ा और फिर मैंने पापा से बोला कि भाई मैं वापस इस फील्ड में जाना चाहूँगा। अब इस फील्ड में तो मैं जाना चाहूँगा, मैं नौकरी छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया था इस फील्ड में कि किसी की मैं गन लेके गया हूँ तो मुझे डायरेक्टर देख रहा है या एक प्रोडक्शन वाला मुझे देख रहा है या बाकी जो मेंबर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, जो भी हैं वो मुझे देख रहे हैं कि भाई ये फला आदमी गन लेके आया हुआ है। मैं तो एक नौकरी करने वाला आदमी छोड़ा हूँ और सीधा मैंने स्ट्रगल शुरू कर दिया। तो मैंने क्या किया, फिर मैं धीरे धीरे ना, पहले मैंने क्या किया, मैंने गाड़ियों से काम शुरू किया फिल्म इंडस्ट्री में। रेंट अ कार, प्रोडक्शन के लिए कार देना, शॉट के लिए कार देना। उसमें उस वक्त में मतलब आपको बताऊं, मैं जो 2 से 2.5 साल जो मेरा स्ट्रगल था कि मतलब मैं सुबह निकलता था 8-9 बजे घर से नाश्ता करके, तो मैं दोपहर का खाना खाने घर पे भी नहीं आता था। शायद आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं मेरे घर के बगल से गुजरता था लेकिन मैं घर पे खाना खाने जाता नहीं था। ये सोच के नहीं जाता था कि अगर मैं घर पे जाऊंगा, खाना खाने बैठूंगा तो शायद मेरे 1-1.5 घंटे बिगड़ जाएंगे। उस 1-1.5 घंटे में मैं शायद 2 कंपनी में जाकर के मुलाकात कर लूंगा, 2 लोगों से मिल लूंगा। मतलब उस लेवल तक मैंने स्ट्रगल किया है। तो दोपहर खाना भी नहीं खाना, शाम का नाश्ता भी नहीं करना, मतलब दिन भर भागना। मेरी बाइक थी, वो आज भी मैं रखा हूं। उस बाइक का नंबर मैं बोलूंगा तो आप लोग हंसोगे। बाइक का नंबर वही है लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। उस बाइक का नंबर था 420। तो मैं उसमें का नहीं हूं, मेरी बाइक का नंबर था। वो इंडस्ट्री में फेमस भी है आज की डेट में। बहुत पुराने लोगों को पूछोगे तो शायद जो इंडस्ट्री वाले कोई देख रहे होंगे तो शायद उनको मालूम पड़ेगा। तो बाइक आज भी है मेरे पास। तो उस बाइक से मैं लोकल कम से कम नहीं तो 100 से 125 किलोमीटर की मेरी डेली की रनिंग थी। अभी आप समझ सकते हो कि मैंने किस तरह से स्ट्रगल किया है इस लाइन में। फिर गाड़ियों का मेरा काम शुरू हुआ और ऊपर वाले की मेहरबानी से, महादेव की कृपा से अच्छा चला। मतलब कि ये हाल हो गई थी मेरी कि मैं मोबाइल है ना वो कान पे रख के सोता था। क्यों? अब जो इंडस्ट्री वाले हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन जो बगैर इंडस्ट्री वाले हैं, जो इंडस्ट्री से बाहर के लोग हैं, उनको शायद पता नहीं होगा कि इंडस्ट्री में एक मॉर्निंग 7 की शिफ्ट होती है, फिर 9 की होती है सुबह की, फिर दोपहर की 2 बजे की होती है, फिर शाम की 7 बजे की होती है और कभी कभी रात की 9 बजे की भी होती है। तो अब मेरी कहानी क्या थी कि सुबह 7 की शिफ्ट में अगर मुझे गाड़ी भेजनी है तो मेरा फ़ोन 5 बजे से बजना शुरू होता था। अब मैं 5 बजे से फ़ोन पे लगा हूँ, हाँ भाई फला गाड़ी, ये गाड़ी वहाँ गई, वो गाड़ी वहाँ गई, वहाँ गई। अब सोचा था कि चलो ठीक है, अब सब गाड़ियाँ पहुँच गई, 6:30 बज गया, 6:45 बज गया, अब थोड़ा सा नींद लूँ। तो जो 9 बजे शिफ्ट वाली गाड़ियाँ थी वो उनके फ़ोन बजने शुरू होते थे। अब जब वो 9 बजे पहुँचाता था तो फिर 2 बजे वालों की बजने शुरू होते थे, फिर शाम की 7 बजे वालों की बजने शुरू होते थे। अब 7 बजे बजने के बाद में फिर लगता था कि चलो अब तो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, तो जो सुबह की 7 की शिफ्ट वाले थे उनके फिर फ़ोन बजने शुरू हो जाते थे। तो मैं मोबाइल कान पे रख के सोता था। मतलब ये हिसाब से मैंने स्ट्रगल किया है। और फिर जो प्रोडक्शन वालों से मेरी मुलाकात होती थी या जो प्रोड्यूसर से मेरी मुलाकात होती थी, तो फिर मैंने उनको बोलना शुरू किया कि भाई मेरे पास गन का कार्ड भी है, मेरे पास एफर्ट का कार्ड भी है, तो अगर कुछ ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने मेरे गन का और एफर्ट का और ब्लास्टिंग का काम शुरू किया और महादेव की कृपा से आज अच्छा खासा चल रहा है। हाँ, ये गाड़ियों के काम, तो फिर आप गन के काम में इस बिजनेस में कैसे आ गए? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली में क्या था, गाड़ियों का काम जब मैंने शुरू की इस लाइन में, तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि भाई प्रोडक्शन टीम क्या होती है, एसपी कौन होता है, ईपी कौन होता है, हेड ऑफ प्रोडक्शन कौन होता है, लाइन प्रोडक्शन कौन क्या होता है। मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैं तो ठहरा एक नौकरी करने वाला। उस वक्त तो समझ सकते हो आप कि मैं एज ए फिल्म इंडस्ट्री गवार था, गवार आदमी। फिर जैसे मेरे लोगों से रिलेशन बने, प्रोडक्शन वालों से और हेड ऑफ प्रोडक्शन से, प्रोड्यूसरों से, तो फिर मैंने उनसे बोलना शुरू किया कि भाई मैं गन का काम करता हूँ, फिर काम भी करता हूँ, ब्लास्टिंग काम भी करता हूँ। तो मुझे जहाँ तक मुझे याद है
शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर कुछ गलत हो गया होगा तो भाई अगर कोई जानता भी होगा तो मुझे माफ़ करिएगा, मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने सबसे पहले गन सप्लाई किया था कॉन्टिलो कंपनी में। कॉन्टिलो के अंदर में तभी शो आता था, अब वो शो का नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पूरा शो का नाम क्या था, लेकिन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर समथिंग कुछ था वो। उसमें वो अपने रणवीर शौरी और विनय पाठक के लोग जी थे, ये लोग सब थे उसमें, छोटे छोटे गैग्स होते थे। तो उसमें मैंने गन सप्लाई शुरू किया। उस वक्त में जो प्रोडक्शन टीम थी उसमें मेन अरूप जी करके थे, उनके जो अंडर में थे वो गोविंद करके, और भी 2-4 लोग थे जिनका मुझे, और उस वक्त में वो लोग का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कि उस वक्त वो कॉन्टिलो में थे। आज भी मेरे अच्छे दोस्त होंगे नो डाउट, लेकिन उस वक्त में मुझे ये 2 नाम याद है कि मुझे भी उतना पता नहीं था डीपली। और उसी कंपनी में बाद में मेरी दोस्ती हुई, तीरथ जी करके एक है, उनसे हुई, फिर उन्होंने भी मुझे काम दिया। वहाँ से फिर मेरा सिलसिला बढ़ा थोड़ा आगे। फिर एक उसके बाद में कंपनी आई DGS क्रिएटिव यूनिट करके है, उसमें फिर उस वक्त एक नया, आप समझ सकते हो कि एज ए इंडिपेंडेंट मैंने पहले जो गन सप्लाई किया है टीवी शो में, टीवी शो पहला ही है, लेफ्ट राइट लेफ्ट करके सीरियल थी DGS क्रिएटिव्स की, उसके अंदर मैंने गन सप्लाई शुरू की। उसमें उपाध्याय जी करके थे, टोनी सर थे जो उनके प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने मुझे प्रमोट किया, बोला कि जी चलो करो, हेल्प करेंगे, आपका जो भी होगा। मैं बोला ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने शुरू किया। फिर उसी कंपनी के थ्रू मेरी पहचान हुई ZTV में, और ZTV के अंदर में भी एक करुणेश उपाध्याय जी करके थे, उनसे मेरी दोस्ती हुई, जान पहचान हुई। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पर बड़े बड़े प्रोमोज देने शुरू किए। मतलब कि आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि DGS ने मुझे हज़ारों में खिलाया, तो ZTV ने मुझे लाखों में खिलाया। मतलब बोले तो इन द सेंस, मतलब मैं लाख में कमाया नहीं तुम्हारे भाई और को पीछे लग जाएंगे लोग मेरे ठीक है, लाख मैंने कमाया नहीं, लाख का बिल बनाना शुरू किया कि भाई मेरे बिल पे लाख रुपया आना शुरू हुआ, तो वो मेरा वहाँ हुआ। और उसी पीरियड में मेरी पहचान हुई, एक मनोज चतुर्वेदी जी हैं, इनपा से भी जुड़े हुए हैं, बहुत प्यारे इंसान है, बहुत प्यारे। तो उनसे मेरी दोस्ती हुई, और उनके थ्रू फिर मैंने मूवी की थी दबंग फर्स्ट, वो उन्हीं के थ्रू मैंने की थी, और उसमें मैंने एक्टिंग भी किया हुआ है। शायद अभी आप लोग मुझे पहचान नहीं पाओगे, उसमें सर में बाल था, अभी तो उज्ज्वला चमन हो गया हूँ। है थोड़े बहुत है, ऐसा भी नहीं मैं उज्ज्वला चमन हो गया हूँ, थोड़े बहुत है, लेकिन दाढ़ी के साथ वो भी मैं रेजर मार ही देता हूँ, क्योंकि अगर थोड़े बहुत बाल भी रहेंगे तो लोग देखने वाले क्या बोलते हैं, ये ना तो बाल में है ना तो टकले में है, तो इससे चाहे तो बाल में रहो या टकले में रहो। तो मैं फिलहाल बोला भैया टकले में ही रहूंगा मैं, तो मैं टकले में हो गया। तो वहां से मेरी फिर शुरुआत फिल्मों की हुई, ये है मेरा कैरियर। अच्छा, उसी पीरियड में मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, उसी पीरियड में मुझे एक रिक्वायरमेंट आई, शायद मेरे ख्याल से कॉन्टिलो से आई थी, और प्रोडक्शन वाले की जो आदत होती है ना वो शॉर्टकट पे बात करने की, तो मुझे फोन किया कि नीरज कल एक आदमी को उड़ाना है, और इतना बोल के उसने फोन कट कर दिया। अब मैं परेशान यार कि आदमी उड़ता कैसे है। अब भाई मैंने कभी कुछ किया नहीं था इफेक्ट का काम, ना कभी किसी को असिस्ट किया था, तो मुझे पता ही नहीं है, मैं परेशान। मतलब मैं नहाने जाऊं तो सोचूं भाई आदमी उड़ता कैसे है, मैं दूसरे काम में भी जाऊं, समझ सकते हो आप लोग, वहां भी बैठे बैठे, मतलब उस काम में मुझे आधा घंटा लगता था खाली सोचते हुए, बैठे बैठे सोचता था कि भाई आदमी उड़ता कैसे है। फिर मैंने एक पापा के दोस्त हैं, उनको मैंने फ़ोन किया और उनसे मैंने बोला भाई कि आदमी उड़ता कैसे, ज़रा मुझे बता। तो उसने बताया कि भाई पुल्ली लगती है, केबल लगता है, हार्नेस पहनाया जाता है, सेफ्टी बेल्ट जिसको बोलते हैं, डी सर्कल लगता है, केरोबिन लगता है। अब मुझे सब तो नाम पता ही नहीं था, तो मैंने एक ही बात बोला, भाई काम कर तू कल आजा शूटिंग में सब ले करके। तो वहाँ मैंने पहला काम देखा हार्नेस का, और तब मुझे समझ में आया कि आदमी ऐसे उड़ता है। जो आप लोग देखते हो फिल्मों के हीरो ने घुसा मारा और आदमी
उड़ा, या हनुमान जी उड़ रहे हैं, या शंकर जी उड़ रहे हैं, या शंकर जी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये सब वही है हार्नेस केबल। तो आप समझ सकते हो कि मैंने कहाँ से शुरू किया काम, मतलब एकदम जीरो से, कुछ भी पता नहीं था, नील। टिकट खाली जानता था भाई यहाँ बैठो, ये सीट नंबर जानता था मैं, बाकी इस बारे में तो मैं ज़्यादा भी कुछ जानता नहीं था। तो वहाँ से मैंने धीरे शुरू किया। और दबंग से पहले मैंने, सबसे पहले एक्चुअली में देखा जाए तो मैं सबसे पहले मूवी की मराठी मूवी थी वो, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, हाँ बराबर याद आया, अपने निशिकांत जी थे डायरेक्टर, उनकी पहली मूवी थी, जो ऊपर वाला उनको, उनकी आत्मा को शांति दे, अभी एक्सपायर हुए हैं वो, निशिकांत कामत जी। डोंबिवली फास्ट पहली मूवी थी मराठी, जो एज ए इंडिपेंडेंट मैंने किया था। मतलब आप सोच सकते हो कि मैं इंडिपेंडेंट था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ब्लड का फ्लो कैसे आता है बॉडी से, आग कैसे लगती है दीवारों में आग कैसे लगती है, या कोई सोडा बोतल कैसे ब्लास्ट होता है, या गन में से फायर होता है तो कैसे होता है, वो सब चीज़ें मुझे पता नहीं थी। तो वो डोंबिवली फास्ट मेरी पहली मूवी थी। उसके बाद में मेरी दूसरी मूवी थी कसक करके थी, जो अपने महरूम महमूद साहब से पुराने कॉमेडियन, उनके लड़के की, उनके लड़के थे लकी अली, जो सिंगर हैं बहुत बड़े, उनकी मूवी थी कसक। तो उस कसक में आप लोग फिल्मों देखते होंगे, वो गानों में पीछे वो पूरा गुलाल का ब्लास्ट हो रहा है, तो पेट्रोल का ब्लास्ट हो रहा है, पूरा आप देखते होंगे। तो उस मूवी मैंने वो चीज़ सीखी कि वो गुलाल का ब्लास्ट कैसे किया जाता है और पेट्रोल का ब्लास्ट कैसे किया जाता है। वो हमने शूटिंग की थी वहाँ पर अपना वाई में, महाबलेश्वर में की थी। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, लेकिन एक नाम बोलते हैं जो थोड़ा सा, जो मैंने नाम कमाया इंडस्ट्री में पहले, वो ऐसे दबंग कमाया। कि फिर दबंग में जब मैंने एक्टिंग भी की तो लोगों को ये मुझे बोलना नहीं पड़ा कि भाई मैंने इसमें गन का भी काम किया है। लोग समझ गए कि भाई अगर ये एक्टिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली गन वन भी इसकी है। तो वहाँ से फिर मेरा थोड़ा सा शुरुआत हुई इंडस्ट्री की थोड़ी सी, और मैं थोड़ा सा मेरा ग्राफ बढ़ा। जब मुझे दबंग मूवी मिली एज अ मनोज जी के थ्रू, मनोज चतुर्वेदी मैं नाम ले चुका हूँ, उसके पहले मैंने मूवी की थी कसक। तो कसक में मेरे को काम, मतलब मुझे बुलाने वाले मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अजय राय करके, जो जिनकी आज जार करके ये है प्रोडक्शन हाउस है जार। तो कसक में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, गनवन खाली, उसमें वो ब्लास्ट और इफेक्ट थे। तो जो दबंग मूवी मुझे मिली, तो दबंग में जब मैं मीटिंग करने गया तो उस वक्त में मेरे पास गन्स ना के बराबर थी, कि मेरी भाई शुरुआत थी, स्ट्रगल था मेरा, पैसे नहीं थे। तो मैं दूसरे की गन लेके गया और दिखा दिया, डबल बैरल, सिंगल बैरल, पिस्टल रिवॉल्वर, जो आम चलती है, आम सिविलियंस के पास चलती है, जो यूपी साइड में, उसी बेस पे फिर मूवी थी वो सेट हो गई। फिर मैं आया, मैं बोला चलो भाई अब इतनी, मुझे वहाँ बोला गया कि भाई मुझे कुछ 60-70 गन्स लगेंगी, सब मिक्स गन। तो मैंने फिर वो गन्स खरीदना शुरू किया। लाइसेंस भी बनाना पड़ता है गन्स का, कि हमारे हर गन्स का लाइसेंस है, भले वो डमी है लेकिन उसका भी लाइसेंस मिलता है हमको, क्योंकि हमें और आपको, मतलब जो एक इंडस्ट्री के बंदे हैं उनको पता है कि ये डमी है, लेकिन आम जो पब्लिक है उनको ये चीज़ें नहीं पता है कि ये डमी है। आज वो फायरिंग वैसी करती है जैसी रियल गन्स करती है, खाली यही है कि लीड नहीं निकलता है जो बॉडी को हिट करती है। तो आम पब्लिक को पता नहीं चलेगा ना कि वो रियल है कि डमी है। तो जो एक्ट है हमारे यहाँ पर, आर्म्स एक्ट, उसमें एक क्लॉज है कि जिससे आम आदमी डरता है वो चीज़ इलीगल है। तो इसलिए हमको उसका लाइसेंस रखना पड़ता है। तो फिर मैंने कुछ गन को परचेज करना शुरू किया, कुछ गन्स मैंने बनवानी शुरू कर दी। अब सब बोल लीजिए कि अब देखिए ना, किस्मत आपका, उसको आप अच्छा भी समझ सकते हो या बुरा भी समझ सकते हो, कि मेरी सब गन्स जो है वो परसों आनी है, 60-70 गन जो भी है खुद की मेरी, और प्रोडक्शन वाले का फोन आ रहा है कि आज ही आपको आपकी गन निकालनी है महाबलेश्वर के लिए। पूरी दबंग की शूट पूरी महाबलेश्वर वाई में हुई है, पतारा में।
तो मैं बोला चलो ठीक है भाई, भेजना तो ही है। तो फिर मैंने पूरे जो हमारे बाकी की जो सप्लायर्स होते हैं हम मेरे जैसे, उनसे मैंने सब गन मैंने इकट्ठा की और मैंने भेज दिया महाबलेश्वर वाई। 2 दिन बाद जब मेरी गन रेडी होकर आई तो फिर भाई अब दूसरे की गन लेके जाऊंगा तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे, और उस वक्त तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि पैसे मतलब मुझे 1-1 रुपए की ज़रूरत थी। तो मैंने फिर अपनी सब गन्स मेरी गाड़ी में लोड की और मैं महाबलेश्वर निकला। नाइट में महाबलेश्वर पहुंचने के बाद मैंने मेरे जो असिस्टेंट थे उनको मेरी गन्स दी, और जो गन मैंने वो लोग लेके आए थे दूसरी की गन वो मैंने मेरे पास गाड़ी में लोड की। नाइट में वहाँ रुका। सेकेंड डे मैं बोला चलो बॉम्बे निकलूँगा, तो मैं नीचे वाई में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके सामने एक बड़ा सा मैदान है, वहाँ पे शूट चालू था। तो मैं चलो भाई सबसे मिलते चलता हूँ। तो अपने कश्यप साहब अभिनव जी डायरेक्टर जो हैं उनसे मिला, प्रोफेशनल सबसे मिला। तो जैसे मैं कश्यप साहब से मिला तो इमीडिएटली उन्होंने बोला कि मिश्रा जी आप इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे हो। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भाई उस वक्त तो मेरा स्ट्रगल पीरियड है, अब मैं अगर एक्टिंग करूँगा तो अगर कहीं मेरी मीटिंग है या कहीं मेरी शूट है मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं सर प्लीज़ सर मुझे मत फंसाइए एक्टिंग में, मैं नहीं आप कर रहे हो, इतना बोलना और उसी वक्त सलमान भाई का बगल से गुजरना। अच्छा एक हाईलाइट तो मैंने आप लोगों को बताई नहीं कि तब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं दबंग कर रहा हूं, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में नया था तो मुझे तो पता ही नहीं था ना। अभी इंडस्ट्री में आज की डेट में अगर मैं जाऊं कोई मीटिंग करने तो पूछूंगा भाई आर्टिस्ट कौन है, डायरेक्टर कौन है, आज पूछता हूं, पहले तो हिम्मत ही नहीं थी और उसका आइडिया भी नहीं था। अब पहली बार सलमान भाई को देखा तो भाई मैं तो आप लोग सोच सकते हो कि क्या रिएक्शन होगा या अंदर से क्या होगा। तो उन्होंने बोला सलमान भाई से कि मिश्रा जी को मैं सोनू सूद के साथ की गैंग में ले रहा हूँ। तो सलमान भाई ने ऐसे मेरे जैसे लुक दिया, ओके। अब जब वहां से ओके हो गया तो भाई किसकी हिम्मत है, तो मुझे भी ओके करना ही पड़ा। तो अब वहीं पर फिर मेरा मैं कपड़े पर भी लेके नहीं गया था, तो वहीं पर फिर मेरे मतलब वो अपना कॉस्ट्यूम आया, फिर कुर्ता दिया गया, फिर मैंने वहीं पर सेट पे मैंने कुर्ते पहने। और शायद आप लोग को अगर आप लोग ने दबंग देखी होगी तो एक सीन था उसमें वो एक आर्टिस्ट जो है वो क्रिकेट खेल रहा है और अरबाज भाई जो हैं वो गमछे में बॉल लेते हैं और उसको मारते हैं। तो वो सीन था, उसमें ही मेरा वो पहली एंट्री हुई थी दबंग की। फिर तो उसके बाद फिर मैंने ज़िला गाज़ियाबाद में किया है, टीवी शोज में भी मैंने काफ़ी किए हैं। फिर लास्ट मूवी अपनी ज्वाली LB अक्षय साहब की 2, उसमें शायद आप लोग को याद होगा तो जो अक्षय साहब को जो गोली लगती है वो बुलेट पे 2 बंदे रहते हैं, 2 बदमाश। अब मेरी शक्ल तो हीरो वाली है नहीं, तो बदमाश वाली शक्ल होगी तो कैरेक्टर भी तो उसी तरफ मिलेगा। तो उसमें मैं बुलेट पे आता हूँ और जो भी डायलॉग लगे, तो वो लास्ट मेरी मूवी थी। तो बेसिकली देखा जाए तो मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन अब लोग बना दे रहे हैं तो मैं बन जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। आपने फिल्म संजय दत्त साहब की जो शायद पूरी हाँ 10 साहब के साथ मैंने एक फिल्म की, नहीं 10 साल के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की हैं। ये जो मूवी की आप बात कर रहे हैं ये अष्टविनायक करके कंपनी थी, उसकी मूवी थी, वो बंद हो गई, वो उसमें मैंने एक्टिंग की है। और काफ़ी लंबा शेड्यूल था उसका जयपुर में। वो फिल्म का नाम था शेर, लेकिन वो बंद हो गई। उसमें भी मेरा स्पेशल इफेक्ट्स और प्लस मेरा ये था। बाकी तो उनके साथ मेरी फिल्में की हुई है, पुलिसगिरी मेरी की हुई है, और 1-2 फिल्में जो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, 2-3 फिल्म मैंने की है उनके साथ में। कहा जाए तो एक तरह से जो स्पेशल इफेक्ट का काम हुआ, गोली लगना, आवाज होना, फायर होना, निकलना, जी, तो इस तरह एक आदमी काम में जाहिर से हो नहीं सकता है। तो आपके कितने लोग टीम और आप लोग इसको किस तरह से अंजाम देते हैं? जैसे आपने किसी को गोली दिखाया कर मार रहा है, फिर वहाँ गोली लग रही है, फवारा फूट रहा है, कैसे होता है? बेसिकली ये चीज़ें होती है, मेन हमारा काम है टाइमिंग का। इसमें ना टाइमिंग जो होती है ना वो उसकी बहुत वैल्यू होती है।
जो गन में जो फायर होता है वो फायर तो डमी होता है, क्योंकि अगर आप रियल गन की रियल बुलेट देखेंगे तो उसके अंदर आगे एक लीड होती है ब्लैक कलर की जो बॉडी में हीट करती है, और हमारी जो डमी गन होती है, सॉरी डमी बुलेट्स होती हैं जो फेक बुलेट्स बोलते हैं उसको, उसके अंदर में लीड नहीं होता है, सिर्फ वो आवाज़ और आपका फ्लेम जो चाहिए सिनेमा में वो दिखता है। और सामने जहाँ पर सामने बॉडी इफेक्ट लगना है, इसको बॉडी इफेक्ट बोलते हैं, बॉडी का फ्लो आना, तो वो बनाने का तरीका होता है, एक बलून होता है, उस बलून में हम फिल्मी ब्लड डालते हैं और है थोड़े बहुत उसमें मैकेनिज्म्स, एक फ्यूज़ होता है, वो फ्यूज़ लगाते हैं उस बुलेट पे, मतलब उस बलून में, और उसको शर्ट के पीछे जहाँ भी इफेक्ट देना हो पीछे चिपका देते हैं, और फिर वो रिमोट से कनेक्ट होता है। और मेन टाइमिंग होता है उसके अंदर कि जैसे ही गोली चली, गोली का जो साउंड हुआ तो इसको हम बोलते हैं टक टक, मतलब ये टक गन का फायर और टक आपका इफेक्ट, तो टक टक ये टाइमिंग होना चाहिए ताकि लगे नहीं कि गोली कभी चली और इफेक्ट कभी हुआ। एक टाइमिंग का खेल होता है। सेम ऐसे आप लोग देखते होंगे फिल्मों के अंदर जो ग्लास टूटता है, जैसे कि वो हीरो ने विलन को लिया और वो दरवाजे पे मार दिया, दरवाजे ग्लास टूट गया, तो वो ग्लास होता है एक्चुअली में टफन है, नो डाउट, लेकिन उसको तोड़ने का काम भी हमारा ही है, उससे भी हमारी टाइमिंग होती है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज ग्लास से समझ लीजिए कि 1 इंच आप पकड़ सकते हो, वहां पहुंचा नहीं कि मुझे फोड़ना होता है। अगर मैं लेट हो गया तो उसको वो खुद अपने आप को हिट कर लेगा और वो डैमेज हो जाएगा, और अगर मैंने जल्दी फोड़ दिया तो कैमरे में पब्लिक को मालूम पड़ जाएगा कि भाई तो जल्दी ग्लास तो पहले फोड़ गया, आदमी बाद में गिरा। तो ये टाइमिंग का खेल होता है, मतलब काफ़ी रिस्की जॉब है ये, इसमें लोगों को चोट भी लगती है। तो बेसिकली इसको बोला जाता है स्पेशल इफेक्ट, और मैं हूँ स्पेशल इफेक्ट मास्टर। तो ये स्पेशल इफेक्ट काम है, ये काफ़ी रिस्की काम है, रिस्की जॉब है। आपकी कितने लोग की टीम है? देखिए मेरी ऐसे अभी आज के दिन में देखा जाए तो मेरे जो असिस्टेंट है वो कम से कम 10-12 असिस्टेंट है, लेकिन डिपेंड्स क्या करता है ना, हमारी एसोसिएशन क्या बोलती है कि आपके 10-12 आपके ठीक है, आपके जो असिस्टेंट है वो हैं, अगर उससे ज़्यादा काम आपके पास आता है तो आप अपने एसोसिएशन में फ़ोन करिए, वहाँ पर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि और आदमी कौन से फ्री बैठे हुए हैं, तो आप उनको बुला लो। इससे क्या होता है ना कि हमारे एसोसिएशन के जितने बंदे हैं ना, सबको काम मिल जाता है, सबको रोटी मिल जाती है। एक अच्छा एसोसिएशन ये बनाया हुआ है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे कितने आदमी हैं। हाँ, एक है कि चलो ठीक है 8-10 आदमी है जो आपके पास ही काम करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो हम बाहर से भी हायर करते हैं, अपने एसोसिएशन के थ्रू हायर करते हैं। ये है उसका सिस्टम। तो जाहिर सा बात है कि आप लोगों का काम काफ़ी खतरनाक है, तो इसमें आप लोग सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या रखते हैं? देखिए सेफ्टी प्रिकॉशन तो रखना ही होता है। अब जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल बोलता हूँ आपको, भाई आज की डेट में तो सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, काफ़ी समझदार हैं। जो केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं बारूद, उसका वो चीज़ ऐसी होती है कि आप उसको जितना टाइट करोगे उतना वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी इंटेंसिटी उतनी बढ़ती है। अब जैसे कि मुझे किसी को बॉडी फिट देना है, यहाँ से एक बॉडी का ब्लड का फ्लो आना है, तो मुझे यहाँ की इंटेंसिटी इतनी रखनी है कि सिर्फ वो बलून है ना, उस बलून को फोड़े, बलून को फोड़ने से खाली वो, या इतना ज़्यादा नहीं रखनी है मुझे कि सामने वाले की बॉडी में हीट हो जाए, उसको हिट हो, उसको हर्ट हो लगे। तो वो जो प्रिपरेशन होता है ना, वो प्रिपरेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसमें जरा भी अगर आगे पीछे हुआ, अभी आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरी उंगली शायद आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी इसकी शेप बिगड़ गई है, ये ऑलरेडी मेरे हाथ में ही ब्लास्ट हो चुका था एक शूट में, और ये पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट मेरा ब्लास्ट से उड़ चुका था। थोड़ी मेरी गलती हो चुकी थी एक्चुअली, में उसकी इंटेंसिटी थोड़ी मैंने बढ़ा दी, हाथ में ही वो ब्लास्ट हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, रिस्की तो काफ़ी है, नो डाउट काफ़ी रिस्क है इसमें। मैं मूवी कर रहा था रावड़ी राठौड़ की, तो रावड़ी राठौड़ में आप लोगों ने एक सीन देखा होगा कि अक्षय सर जो है, अक्षय जी हैं, वो ऐसे उंगली कैसे इशारा करते हैं तो 3 गाड़ियाँ कैनन होती है, 3 गाड़ियाँ उड़ती है, उसमें 2 जिप्सी थी और एक सुमो थी। ये हम शूट कर रहे थे दहीसर में, एक सिंटा करके है खदान है दहीसर में, ईस्ट में, वहाँ पे। तो मैंने अब उसके अंदर क्या होता है ना, वो जो कैनन होता है वो गैस से होता है,
एक गैस आती है नाइट्रोजन गैस, बहुत हैवी गैस होती है, तो वो हम पिस्टन में लोड करते हैं टैंक में, और टैंक से वो रिलीज होकर के और वो पिस्टन जो है ना उसको हीट करता है गाड़ी को, और गाड़ी ब्लास्ट होती है, गाड़ी मतलब कैनन होती है ऊपर। अब मैंने पूरा सेटअप कर दिया। सेटअप करने के बाद में डायरेक्टर ने बोला, एक्शन मास्टर ने बोला कि एक्शन। मैंने रिमोट दबाया, गाड़ी 2 फुट जाकर के बैठ गई। अब उधर चिलम चिली शुरू, डंग डंग डंग, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। भाई ऑब्वियसली किसी का टाइम जाएगा तो कोई भी नाराज तो होगा ही। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से चीज क्लियर करना चाहूंगा, जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको तो पता ही है, जो इंडस्ट्री से बाहर के लोग हैं शायद उनको नहीं पता होगा। आज हमारे जितनी भी फेडरेशंस हैं, जितनी फेडरेशन में जितनी भी क्राफ्ट है, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, कुछ 17-18 एसोसिएशन है शायद, मैं एग्जैक्ट में बोल सकता हूँ। तो उसमें क्या होता है ना कि हर आदमी को रीटेक का मौका मिलता है। एक आपका आर्टिस्ट है ना, वो भी रीटेक करता है, डायरेक्टर है वो भी रीटेक करता है, कैमरामैन है वो भी रीटेक करता है, आपके फाइटर्स हैं वो भी रीटेक करते हैं, हर आदमी रीटेक करता है। एक मेकअप मैन भी रीटेक करता है, यार चलो यार बराबर मेकअप नहीं, फिर से दूसरा मेकअप करके लाओ। लाइट मैन है ना, जो मेन लाइट का बंदा होता है, वो भी भाई चलो नहीं सर को भाई मेरे को लाइटिंग वहां करनी है। सबको चांस, आपको टाइम मिलता है, सबका रीटेक होता है, पता नहीं। लेकिन इंडस्ट्री वाले जो हैं उनको लगता है कि MADA वाले, मतलब स्पेशल इफेक्ट वाले भगवान है, कि उनका 1 टेक ही ओके होना चाहिए। क्यों भाई, हम भगवान तो नहीं है ना, हमसे भी रीटेक हो सकता है। ये भी चीजें आप लोग दिमाग में लेके चलिए। होने के लिए देखो, कोई आदमी ये नहीं चाहेगा कि उसका काम खराब हो या उसका नाम खराब हो। काम खराब हो तो नाम खराब होगा, तो कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी स्पेशल इफेक्ट वाला कोई भी बंदा हो नहीं चाहेगा। लेकिन लोगों की सोच क्या होती है कि मतलब स्पेशल इफेक्ट काम है ना तो रीटेक नहीं होना चाहिए, 1 टेक में ओके होना चाहिए। कभी कभी हो जाता है, तो उसमें मैं देखा हूं कि बहुत से लोग हैं ना, वो मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोलने लगते हैं। तो उनको ये चीजें सोचनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो और आप किसको बोल रहे हो। आज देखा जाए, मुझे नहीं बोलना चाहिए ये चीजें, ये वर्ड, माफ करो अगर शायद किसी को अगर बुरा लगे तो मैं दिल से माफी चाहूंगा। लेकिन आज की डेट में अगर मुझसे कोई गलती होती है और मेरा सीनियर, जो भी सीनियर सामने है, वो अगर मुझे 2 बात सुना रहा है, तो पहले उसको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि उससे भी गलती हो सकती है। दूसरी बात कि आज अगर वो सुना रहा है तो किस बूते में सुना रहा है। आज मैं थोड़ा सा अलग लैंग्वेज से बात कर रहा हूँ, थोड़ा सी आप समझ सकते हो कि छोटे लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। क्या जितने भी लोग काम करते हैं, जितनी भी, चाहे वो फाइट मास्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो कैमरामैन हो, या जितने भी लोग हैं, सबको ये मालूम पड़ना चाहिए कि भाई वो कहीं ना कहीं पे, मैं थोड़ा सा अलग वे में जा रहा हूँ, अलग वे में बात कर रहा हूँ, बुरा लगे तो माफ करिएगा, कि सब के सब कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के तो नौकर हैं। प्रोड्यूसर ही सबको पे करता है, तो उनके नौकर हुए। तो अगर आज मुझसे गलती होती है तो एक नौकर दूसरे नौकर को गाली क्यों देगा? भाई अच्छे से समझा दो, अच्छे से बात करो, ठीक है गलती होती है, भाई इंसान है, गलती हो सकती है। लेकिन खासकर मैंने हमारे काम में मैंने खासकर देखा हुआ है कि पहली बात तो उनके दिमाग में ये होता है कि स्पेशल इफेक्ट वाले मतलब भगवान है, 1 टेक में ओके करेंगे। तो ये चीजें थोड़ी सी मुझे फील होती है, मुझे ये चीजें गलत लगती है। ये चीजें पहले नहीं थी। आज जैसे लाल साहब ने बात किया, शेट्टी साहब के टाइम की बात या उसकी पहले की बात, उस वक्त चीजें नहीं थी, उस वक्त में रिस्पेक्ट था। आज की डेट में कहीं कि थोड़ा सा ये चीजें गायब हो गई है, उसमें थोड़ी सी ईगो आ गई है लोगों में। तो वो चीज़ जो है ना थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती। ये मेरी सोच है भाई। देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे से गलतियां हो भी सकती है। एक लड़का है, एक लड़की है। वाइफ हाउस वाइफ है, कुछ काम? नहीं हाउस वाइफ है, पढ़ी लिखी है नो डाउट, उन्होंने बीकॉम किया हुआ है पूरा। आजकल सोच रही है वापस से पढ़ाई करने की। मैं बोला ठीक है भाई, बुढ़ापे की पढ़ाई तो और अच्छी है, पढ़ो नो डाउट। बच्चे बड़े हो गए हैं। मेरा बड़ा लड़का, जो लड़का है मेरा, वो इंजीनियरिंग कर चुका है, MBA की तैयारी कर रहा है। लड़की मेरी 10th में है, तो पढ़ सकती है नो डाउट। अब देखिए सोच, तो एक लड़का एक लड़की है,
छोटा भाई है, उनका परिवार है, लेकिन छोटा भाई मेरा रहता है अबू धाबी, बॉम्बे में नहीं है। 2 बहनें हैं, दोनों बहनें बॉम्बे में ही है। माँ बाप पापा मम्मी है। तो मतलब देखा जाए तो बेसिकली मेरा पूरी फैमिली मेरी, या आप ये बोल सकते हैं कि मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरा पूरा खानदान सब बॉम्बे में ही है। वापस जौनपुर जाना नहीं होता अभी? देखिए, जौनपुर से जुड़ा तो हूँ मैं, नो डाउट। कोई जाए या ना जाए, मैं गाड़ी को सेल्फ मारता हूँ, साल में 2 बार जरूर जाता हूँ, 15-15 दिन के लिए खुद की गाड़ी से ही जाता हूँ, और 2-3 दोस्तों के साथ जाता हूँ, कि गांव का मज़ा अलग है भाई। आज देखिए, मैं ये मेरी सोच बता रहा हूँ कि बॉम्बे की जो लाइफ है ना, वो एक मशीन लाइफ हो गई, मशीन। आदमी सुबह शाम भागता ही रहता है। आपके फ्लैट, आप जहाँ पर रहते हो, उसके बगल वाले को पता नहीं होगा कि आप कैसे हो या आप कैसे दिखते हो। और ये चीज़ आप गांव में जो एक मिलनसार, जो लोग का मिलना, सुबह करके आपके घर पे बैठना, या आप कहीं जा रहे हो, किसी पर बैठे हो, मतलब एक टाइम मिलता है वहाँ पर। एक बोलते हैं ना कि जो बॉम्बे की जो लाइफ है ना, वो लग्जरियस है, लग्जरी में आप रह रहे हो। जैसे बोल सकते हैं हम कि राजाओं का जो दरबार होता है, तो उसके अंदर जो मंत्री होते हैं ना, मंत्री, वो एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं। लेकिन जो राजा होता है ना, वो जीता है रॉयल लाइफ। तो गांव की जो लाइफ है ना, रॉयल लाइफ है। ये मेरा मानना है, मेरी सोच है। मतलब आप खुद के राजा हो गांव में। यहां नो डाउट मैं बोल रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, जब आदमी एक मुकाम पे पहुंचता है ना, उसके बाद में उसको क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या अपना, क्या पराया, तब उसको पता चलता है। तो आज वो मुकाम पे मैं पहुंच चुका हूं, तो मैं आज एनालाइज कर सकता हूं कि क्या अच्छा, क्या बुरा, या क्या अपना, क्या पराया, कहाँ पर लग्जरियस लाइफ, कहाँ पर रॉयल लाइफ, कहाँ पर आपको सुकून मिलता है। कितना भी आप कर लो, लेकिन आप बॉम्बे के अंदर या जो भी शहरों में आप रहते हो, शहरों में सुकून नहीं है। आप सुबह शाम भाग ही रहे हो, सुबह शाम तक भाग रहे हो। ये चीज़ें गाँव में नहीं है। गाँव की लाइफ, और लोग बोलते भी हैं कि भाई अगर आप शहर से गाँव में चले जाओ, शायद आपकी 10 साल लाइफ बढ़ जाती है। ओरिजिनल आपको खाना मिल रहा है, आपको ओरिजिनल ऑक्सीजन मिल रही है। यहाँ क्या है? वही पोल्यूशन, वही सब कुछ, वही आप खांस रहे हो, वही होता है। तो भाई मैं तो, और मेरी तो ये सोच है कि अगर लड़का अपने पैर पे आ गया, कमाना शुरू कर दिया, लड़की की शादी कर दी, तो शायद मैं बॉम्बे छोड़ दूँ, मैं गांव शिफ्ट हो जाऊँगा। अभी तक तो मेरा ये प्लान है। अब आगे महादेव की कृपा, महादेव क्या करना चाहेंगे वो तो उनके ऊपर है। आपके घर में से कोई फैमिली से आपके इस लाइन में आ रहा है काम करने के लिए? नहीं, देखिए मैं तो नहीं चाहूँगा। बाकी तो भाई आज की जनरेशन है, यंग जनरेशन है, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ मेरे लड़के के बारे में या जो भी आगे की जनरेशन है। लेकिन जहाँ तक मेरी एक सोच है ना, मैं जो सोचता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री, नो डाउट कि आज मेरा एक मुकाम है, मेरा एक नाम है, पैसा है, मैंने यहीं से बनाया, यहीं से कमाया, तो नहीं बोलना चाहिए मुझे। लेकिन फिर भी एक मैं इस बारे में बात तो जरूर करूँगा कि इंडस्ट्री के अंदर में पैसा है, नो डाउट, लेकिन लाइफ नहीं है, आपकी फैमिली लाइफ नहीं है। मतलब कि मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा लड़का 5 साल तक तो उसको पता नहीं था कि उसका बाप कौन है। वो मेरे भाई को अपना बाप समझता था, अपना पापा, क्योंकि मुझे देखा नहीं। वो जो सो के उठता था सुबह, तो मैं शूटिंग में निकला हूँ, जब मैं रात को घर पहुँचता था तो वो सो चुका रहता था। तो 5 साल तो उसने देखा ही नहीं ना मुझे, तो क्या पता कौन है उसके पापा। तो ये लाइन में ना एक ये प्रॉब्लम है कि आपकी फैमिली लाइफ नहीं है, पैसा है ठीक है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि मेरा जो लड़का है वो इस लाइन में नहीं आए। बाकी भाई अब उसकी सोच, आजकल के बच्चों को तो ऐसा भी है कि
अगर कुछ अच्छी बातें बोलूँ तो उनको लगता है कि नहीं मेरा बाप मुझे सिखा रहा है, जो कि सिखाने का हक बनता है, बाप भाई एक्सपीरियंस वाला बनता है, लेकिन उनकी सोच ऐसी होती है आज की डेट में। जो मैंने आपको पहले बताया था कि आज की डेट में मैं मेरे पापा के सामने खड़ा नहीं होता हूँ, लेकिन आजकल के बच्चे तो मानो पड़ा कि बाप के कंधे पे हाथ रख करके बैठ रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं, नो डाउट। अब जैसा माहौल, हम भी कुछ नहीं बोल सकते उसमें। तो मेरी तो वही सोच है कि वो नहीं आए, बाकी उसकी मर्जी, आना नहीं आया।